Hello everyone and welcome back to my YouTube channel class. So 12th class, today we are going to start our new chapter, that is short run equilibrium concept. Short run equilibrium concept जो आपके macro economics का chapter है 12th class. This chapter consists of तो ये चैप्टर जो है क्लास आपका ये जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था, लाइक आपकी ये जो बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 22 मार्क्स इन दिस टर्म्स. तो उन 22 मार्क्स में एज सच कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है कौन सा नहीं, बट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट लाइक जो पहले हो चुका है वो ये, और इसके बाद एक और है डेफिसिट सप्लाई और इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, लाइक एक और चैप्टर है. ये तीनों चैप्टर्स कंपाइल्ड जो है आपके 12 मार्क्स के हैं. तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि Y क्या होता है, C क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन MPC MPS, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन APC APS, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होती है, वो सब चीज़ें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास, एंड दैट चैप्टर इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम. एंड व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, तो इसमें आपका कुछ ज़्यादा सिलेबस ऐसा है नहीं जो आने वाला है, थोड़ा सा ही है जो हमें पढ़ना है इससे रिलेटेड, सो दैट सिर्फ आपको शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में एक नई चीज़ समझ में आए, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. ये एक नया चीज़ है जो आज हम यहाँ पर समझेंगे. सो क्लास सबसे पहले समझते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. तो अगर हम अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमने पढ़ा है कि शॉर्ट रन क्या होता है. शॉर्ट रन वो होता है जहाँ पर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पर हमारा एक फैक्टर फिक्स्ड होता है और एक फैक्टर वेरिएबल होता है. एंड लॉन्ग रन में देयर इज नो फिक्स्ड फैक्टर, देयर इज नो फिक्स्ड फैक्टर, यानी कि सारे जो फैक्टर हैं 12th क्लास वो हमारे वेरिएबल फैक्टर होते हैं. वो बात रही हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो आपको उसको इसके अंदर नहीं इंडल्ज करना है, सो दैट देयर विल बी एनी नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस. अब जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट. ये हम मैक्रो के लिहाज से पढ़ रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के लिहाज से पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर जो शॉर्ट रन है, यहाँ पर शॉर्ट रन का मतलब है कि इधर शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी सीम्स टू बी फिक्स्ड. यहाँ पर टेक्नोलॉजी क्या रहती है क्लास? टेक्नोलॉजी रिमेन्स सेम. यहाँ पर टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं होता है. यहाँ पर हम सिर्फ दो चीज़ों की बात करते हैं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. दो चीज़ों को यहाँ पर जज किया जाता है, वन इज एम्प्लॉयमेंट एंड अदर वन इज आउटपुट. और एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट में कैसा रिलेशनशिप होता है क्लास? एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट में देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. डायरेक्ट रिलेशनशिप मीन्स इफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस आउटपुट ऑल्सो इंक्रीजेस. जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ज़्यादा आउटपुट बन के आएगा, यानी कि ज़्यादा चीज़ें बन के आएंगी. सेम अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगी यानी कि कम लोग काम पर हैं, तो जो आउटपुट आएगा क्लास वो आउटपुट भी क्या होगा? वो आउटपुट भी कम होगा. तो यहाँ पर हम यही समझेंगे कि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है और क्या क्या इफेक्ट इसको यहाँ पर आते हैं. सो दिस अप्रोच और दिस थियोरी इज गिवन बाय कीन्स. So in the context of Keynesian economy, there is one-to-one relationship between output and employment. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, as technology resume to be constant, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा. Accordingly, output या GDP cannot increase once there is full employment in the economy. तो अगर एक बार सपोज जब तक हमारे पास काम है, हम लोगों को काम दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है, एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से आउटपुट बढ़ता चला जा रहा है क्लास, बट वंस एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुल हो जाएगी, दैट मीन्स सब लोगों को काम मिल जाएगा, जो एक अजम्पशन है. ऐसा कभी फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स इट डजंट मीन्स जीरो एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स जितने रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग जितने लोगों को काम मिल सकता था सब लोगों को काम मिल गया है. तो ऐसी सिचुएशन में हमारी आउटपुट जो है वो होना क्या हो जाएगी 12th क्लास? वो आउटपुट होना कम हो जाएगी. सो दैट इज अबाउट
शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। और अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें क्लास, तो इक्विलिब्रियम कब आता है? इक्विलिब्रियम तब आता है जब हमारी एग्रीगेट डिमांड हमारी एग्रीगेट सप्लाई के इक्विवेलेंट होती है। सो इफ वी टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम, सो इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन, equilibrium tends to when AS is equals to AD, that means when aggregate supply is equivalent to aggregate demand. क्लियर? एंड इट इज अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर जो हमारी AS है वो किसके इक्विवेलेंट होती है? वो हमने पहले भी पढ़ा है, AS इज ऑलवेज इक्वल्स टू इनकम। दैट मीन्स हम जितना अर्न कर रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि उस सारी चीज़ को हम एनीहाउ, उस सारी इनकम को हम एनीहाउ मार्केट में रोटेशन के लिए लेके आते हैं। तो ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम। हमेशा हमने यही पढ़ा है, संतुलन या इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब डिमांड इक्वल होती है सप्लाई के। बट अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कब आएगा? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में देयर इज नो डिमांड, देयर इज एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग होती है। और ऐसे ही अगर हम पूर्ति की बात करते हैं 12th क्लास, तो यहाँ पर समग्र पूर्ति होती है। इसीलिए जब दोनों बराबर होती हैं, उस सिचुएशन को या उस स्थिति को क्या कहा जाता है? संतुलन की स्थिति कहा जाता है। अब ये भी होता है कि समटाइम्स हमारे पास संतुलन नहीं होता है, दैट मीन्स we do not have equilibrium। तो जब equilibrium नहीं होगा क्लास, वो कौन सी सिचुएशन होगी? अब वो देखते हैं। ये एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड, ये हो गया इक्विलिब्रियम। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? अब अगर हमारी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, एक ये सिचुएशन हो सकती है, और हमारी डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा, ये भी हो सकती है। अगर हमारी डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है, दैट मीन्स डिजायर्ड इज मोर देन एक्चुअल। डिजायर्ड ज़्यादा है, एक्चुअली में हमारे पास जो स्टॉक है वो कम है। डिजायर्ड मीन्स लोग ज़्यादा मांग कर रहे हैं, लोगों के पास ज़्यादा परचेजिंग पावर है, बट हमारे पास उनकी परचेजिंग पावर को या डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए अकॉर्डिंगली उतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं हैं। ऐसे ही जो दूसरी सिचुएशन है क्लास, यहाँ पर डिजायर्ड जो है वो कम है और एक्चुअल जो है वो ज़्यादा है। क्लियर? और आपकी बुक में डिमांड को इक्विवेलेंट टू इनकम भी बताया गया है। इस सिचुएशन में कम हो जाएगी और इस सिचुएशन में ज़्यादा हो जाएगी हमारी डिमांड, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पर कम है इनकम से। तो ऐसी सिचुएशन क्या बताती है कि देखो, ना ये सिचुएशन बेटर है ना ये सिचुएशन बेटर है। क्यों बेटर नहीं है? सिंस वी नो दैट कि हमारा जो डिमांड और सप्लाई का बैलेंस है वो ज़रूर होना चाहिए। ना होने से देखो क्या होता है, इस सिचुएशन में हमारी डिमांड जो है वो ज़्यादा है, दैट मीन्स पीपल आर डिमांडिंग मोर। एक्चुअल स्टॉक जो है वो कम है। तो अगर डिमांड ज़्यादा और एक्चुअल स्टॉक कम है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है क्लास? ऐसी सिचुएशन में इन्फ्लेशन या महंगाई आ जाती है। अननेसेसरीली हमें चीज़ों को महंगा करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? सो दैट लेस पीपल विल कम टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और हमारा बैलेंस आ जाए। सिमिलरली ऐसी सिचुएशन में जब हमारी डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा है, तो हमें अननेसेसरीली अपने प्राइजेस को कम करना पड़ता है। किस लिए? सो दैट ज़्यादा लोग उसको खरीद सकें। सो बोथ द सिचुएशंस आर नॉट गुड एज एन इकोनॉमी, बिकॉज यहाँ पर चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा महंगी हो जाएंगी और यहाँ पर चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी। सो फॉर एन इकोनॉमी बोथ द सिचुएशंस आर नॉट गुड। सो इसीलिए हमें क्या करना है? हमें ऐसी सिचुएशन से दूर इक्विलिब्रियम हमेशा लाने की कोशिश करनी है। सो दिस इज इकोनॉमिक्स, व्हेन थिंग्स टेंड्स टू बी ऑन इक्विलिब्रियम, जब चीज़ें संतुलन पे आ जाती हैं। इकोनॉमिक्स हमें यही करना सिखाती है और इसी के लिए हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। फाइन क्लास, तो क्या क्या पढ़ा हमने? शॉर्ट रन क्या होता है? क्या होता है शॉर्ट रन? जब हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट रहती है या टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज नहीं हो सकती है उस टाइम पीरियड में, दैट विल बी टर्म टू बी एज शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में दो ही चीज़ें मायने रखती हैं, दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वो इंपॉर्टेंस किन चीज़ों को दी गई है? एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट।
कैसा रिलेशनशिप है दोनों में क्लास? रोजगार और उत्पादन में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे ही हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज होगा, एंड वाइज वर्सा, अगर एम्प्लॉयमेंट कम होता है तो हमारा आउटपुट भी कम होगा। देन हमने 3 सिचुएशंस जानी, ये इक्विलिब्रियम की है, ये दोनों इक्विलिब्रियम की नहीं है, एक डेफिसिट है, एक सरप्लस है। व्हेन डिमांड इज मोर दैट इज कॉल्ड, व्हेन डिजायर्ड स्टॉक इज मोर बट एक्चुअल स्टॉक इज लेस, एंड व्हेन डिमांड इज लेस दैट मीन्स दैट सिचुएशन जहाँ पर हमारा डिजायर्ड जो है कम है, लाइक हम ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं बट स्टॉक जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। फाइन क्लास, तो ये 3 सिचुएशंस हैं, ये आपकी बुक में भी गिवन है। यहाँ पर प्रोड्यूसर, दोनों में प्रोड्यूसर जो है लॉस सफ़र करता है, बिकॉज यहाँ पर वो चीज़ें बेच सकता है लेकिन चीज़ें नहीं है तो उसको लॉस हो रहा है। यहाँ पे लॉस क्या हो रहा है कि उसको अपनी चीज़ों की वैल्यू को कम रखना पड़ रहा है। तो अंडर बोथ द सिचुएशन प्रोड्यूसर हैज़ टू सफ़र लॉस। सो इसकी एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है क्लास। क्या है वो ऑल्टरनेटिव अप्रोच? अभी तक हम पढ़ते आए थे y इज इक्वल्स टू c प्लस एस। अब अगर हमें अपनी इन सिचुएशंस को करेक्ट करना है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है। डिमांड कम है यहाँ इस सिचुएशन के लिए, what we have to do, we have to increase our investment so that हम ज़्यादा चीज़ों की प्रोडक्शन कर सकें। तो देखो क्या लिखा है, we know that in a simple 2-sector economy the equilibrium is struck when y is equals to AD। जब हमारी y किसके इक्विवेलेंट हो जाती है? AD के इक्विवेलेंट हो जाती है। और y is equals to CS, बिकॉज हमने यही पढ़ा AD is equals to C प्लस S और C प्लस आई ऑल्सो। तो C प्लस एस और C प्लस आई दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर जितना पैसा हम सेव करते हैं y अब जो हमारा S था C प्लस एस, why this C plus S is becoming C plus I now? देखो क्लास, ये C प्लस आई क्यों बन रहा है? बिकॉज जो हाउस होल्ड सेक्टर पहले क्या करता है, सेविंग करता है, उसी सेविंग को प्रोड्यूसर सेक्टर जो है, अगर आपने फ्लो ऑफ सर्कुलर इनकम पढ़ा होगा तो हमारे 2 सेक्टर्स होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म। तो हाउस होल्ड फर्म को पैसा देता है, फर्म हाउस होल्ड को सामान देती है। इन बिटवीन हम जो पैसा एज अ हाउस होल्ड खाने के बाद जो बचता है, उस पैसे को हम कहाँ पे डिपॉजिट करते हैं क्लास? बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं। अब उसी पैसे को, ये जो हमारी सेविंग है, उसी पैसे को प्रोड्यूसर्स जो है अपनी इन्वेस्टमेंट बनाते हैं बैंक से लोन लेके। दैट्स वाई अब हम y इज इक्वल्स टू C प्लस आई भी पढ़ेंगे। क्लियर? तो दैट इज इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो अब इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या कहती है ये देखते हैं, बट बिफोर मूविंग फर्दर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर, एक्स एंटे सेविंग, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एक्सपोज सेविंग एंड एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। और ये हर बार एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, सो बी प्रिपेयर्ड विद दिस टॉपिक। एक्स एंटे सेविंग्स एंड exposed savings, ex ante investments and exposed investments। तो क्लास सिंपल सी बात है, दोनों चीज़ों का जो रिलेशनशिप है वो वही है कि क्या होना चाहिए और एक्चुअल में क्या है। तो चलिए एक बार इसको रीड आउट करते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर। तो देखो यहाँ लिखा है एक्स एंटे सेविंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि अब हमारा सेविंग जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा? इन्वेस्टमेंट के इक्विवेलेंट होगा। तो ये दोनों हैं क्या? देखो क्या लिखा है, एक्स एंटे इज डिजायर्ड सेविंग, desired, exposed, actual, same ex ante investment, desired and this is actual। clear? तो desired means कि मैं कितनी सेविंग करना चाहती हूँ और actual means मैं कितनी सेविंग कर पा रही हूँ।
सेम डिजायर्ड मीन्स मैं कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ और एक्चुअल मीन्स मैं कितनी इन्वेस्टमेंट कर पा रही हूँ। तो जितना लोग सेव करेंगे क्लास उतना ही तो एक प्रोड्यूसर जो है वो इन्वेस्ट करेगा। सो इसीलिए ये दोनों ऑलवेज इक्वल होते हैं। देखिए क्या लिखा है, इट रेफर्स टू डिजायर्ड सेविंग और प्लान्ड सेविंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। These are the savings which people intend to make in the economy during the period of 1 year, कि एक साल के दौरान हम कितना पैसा सेव करना चाहते हैं, that is our ex ante saving। and ex ante investment क्या होती हैं? It refers to desired investment or planned investment during the period of 1 year। This is the investment expenditure which is intended to be make in the economy, जो हम एक साल के दौरान इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज अ प्रोड्यूसर, ये वो होता है। इट डज नॉट इंक्लूड अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट, और इसमें अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट ऑब्वियस सी बात है नहीं आएगी, बिकॉज ये प्लान्ड है, डिजायर्ड है कि हाँ इतना होना चाहिए। क्लियर? अब अगर हम एक्सपोज्ड की बात करें तो इट इज कॉल्ड एक्चुअल सेविंग इन द इकोनॉमी, और इसकी बात करें तो ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे क्लास अभी हमने पढ़ा कि हमारी एक्स एंटे में अनप्लान्ड जो है वो नहीं आएगी, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी, बट हमारी एक्सपोज्ड में प्लान्ड और अनप्लान्ड दोनों आएंगी, प्लान्ड प्लस अनप्लान्ड। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एक्स एंटे एक्सपोज सेविंग एंड एक्स एंटे एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। सो फॉर टुडेज क्लास आप इतना ही अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में हम ASAD का इक्विलिब्रियम अप्रोच ग्राफिकली करेंगे। फटाफट से एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं, हमने क्या समझा। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब हमारी क्या कांस्टेंट होती है क्लास, जब हमारी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होती है। यहाँ पर हम किसके बीच का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं? यहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। दोनों चीज़ें कैसी होती हैं? दोनों चीज़ें में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज देन ऑटोमेटिकली आउटपुट विल इंक्रीज। क्लियर क्लास? नेक्स्ट इज हमने पढ़ा कि इसके 3 कैटेगरीज होते हैं। AS इज इक्वल्स टू AD, इक्विलिब्रियम, दैट कैटेगरी व्हेन AS इज लेस देन AD, और एक कैटेगरी क्या होती है जब AS ज़्यादा AD से होता है। दोनों सिचुएशन हमारे लिए ठीक नहीं होती हैं, बिकॉज दोनों ही सिचुएशन में प्रोड्यूसर को लॉस होता है। क्यों लॉस होता है? सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड नहीं है, तो चीज़ें बिना बिकी रह जाएंगी और जितना पैसा मैंने लगाया है मुझे वापस नहीं मिलेगा। वाइस वर्सा, अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो मुझे क्या नुकसान होगा? मैं ज़्यादा पैसा जो कमा सकती थी एज ए प्रोड्यूसर अब नहीं कमा पाऊंगी। क्लियर? एक ये सिचुएशन। देन हाउ S इज इक्वल्स टू I। अब हमारी सेविंग ने किसकी जगह ले ली है? इन्वेस्टमेंट की जगह ले ली है, बिकॉज नाउ वी आर थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ प्रोड्यूसर। नेक्स्ट इज एक्स एंटे सेविंग्स एंड एक्सपोज सेविंग। तो एक्स एंटे क्या होती है? जो हमारी डिजायर्ड है। पोस्ट क्या होती है? जो एक्चुअल है, चाहे वो सेविंग हो या वो हमारी इन्वेस्टमेंट हो। एक और चीज़ इन्वेस्टमेंट में हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्कर की प्लान्ड और अनप्लान्ड दोनों तरीके की इन्वेस्टमेंट किसके अंदर आएंगी, एक्सपोज्ड में या एक्स एंटे में? तो आंसर इज एक्सपोज्ड। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। Rest we will continue into the next class, and please do like, share and subscribe to my channel, and have a nice day to all of you. Thank you.